बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अल्काइल हैलाइड्स का टॉपिक है। कल की क्लास में हमने हाइड्रोकार्बन्स कवर किया था, बेंजीन की मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी थी, ठीक है? बेंजीन तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्लास बेटा अभी स्टार्ट हो रही है, वो हाइड्रोकार्बन्स है। कल मेरी क्लास हो रही थी लेकिन कल बेटा अनफॉर्च्यूनेटली मेरे साथ स्नैचिंग का वाक़या हो गया। तो बहुत बुरा वाक़या हुआ। अल्लाह पाक ने हिफ़ाज़त फ़रमाई, अल्लाह पाक ने जो मामलात थे वो बड़ी हिफ़ाज़त के साथ हो गए और जो मोबाइल था और जो चीज़ें थी, जो कैश वग़ैरह था, वो सब कुछ बगैर के बच्चे वो सब ले गए, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा जो चीज़ मोबाइल था, वॉलेट था और बाकी सारी चीज़ें थे, वो सब ले गए, गाड़ी की चाबी ले गए, वो चाबी फिर आगे जाके उन्होंने फेंक दी, वो बड़ी देर बाद मिली। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से रहा, लेकिन जो चीज़ें जाने वाली थी वो चली गई। तो उसके बाद मैं कॉन्टैक्ट लेस हो गया था सबसे, तो इस वजह से कल की क्लास मेरी नहीं हो सकी थी और मैं अपडेट भी नहीं कर सका था क्योंकि मेरे पास कोई वो नहीं था, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन फिलहाल नहीं था, ठीक है? अब अल्हम्दुलिल्लाह ईच एंड एवरीथिंग इज़ बेटर। मैं कराची अभी आया हूँ और कराची ने मुझे बड़े अच्छे से खुले दिल के साथ एक्सेप्ट किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो अब जो होना था वो तो हो गया। चलें जी, लेट्स स्टार्ट विद अल्काइल हैलाइड्स। अच्छा, जो बच्चे कह रहे हैं ना बेंजीन, तो कल की क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, कल की क्लास बेटा नहीं हुई थी, तो कल की क्लास में जो कंपनसेट बेंजीन का टॉपिक था वो मैंने आपके जो उसमें थे, क्या कहते हैं, पोर्टल में अपलोड कर दिया था, हर जगह अपलोड कर दिया था, आप चेक कर लीजिएगा। बेंजीन के 2 लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए थे इन योर पोर्टल, इन गूगल क्लासरूम, और प्रैक्टिस शीट भी उसकी अपलोड कर दी थी। पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी मैंने अपलोड कर दिए ताकि आप लोग देख लें, ठीक है? बट बाय द वे मैं वो कम्युनिकेट नहीं कर सका था क्योंकि मेरे पास सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन उस टाइम कुछ भी नहीं था। लेकिन मैंने आपको अपलोड कर दी थी, तो उसमें सब लोग देख लीजिएगा काइंडली। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं बेटा कहाँ से? अल्काइल हैलाइड्स से। अल्काइल हैलाइड्स का जो टॉपिक है इसके अंदर बहुत थोड़ा-सा चैप्टर रखा हुआ है इन्होंने, जो हमें करना है वो क्या-क्या रखा हुआ है इन्होंने भाई? इन्होंने बोला नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और इन्होंने बोला हुआ है कि भाई नोमेनक्लेचर के साथ सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शन जो है उसका टॉपिक बस कंप्लीट करो कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते क्या हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। बस ये 2 टॉपिक्स उन्होंने अपने पीएमडीसी के कंटेंट में रखे हुए हैं। लेकिन कुछ चीज़ें बेटा ज़रूरी हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ इस चैप्टर में ज़रूरी समझूँगा। लाइक सबसे पहले हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? अल्काइल हैलाइड से मुराद क्या होती है भैया? अल्काइल हैलाइड से मुराद होती है कि हैलोजन एटम जब अल्काइल रेडिकल से अटैच होता है तो जो क्लास ऑफ कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड्स। तो अल्काइल हैलाइड्स को हम 3 हिस्सों में कैटेगराइज़ करते हैं। एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होता है, ठीक है जी? एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होता है और एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होता है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होगा? जब हैलोजन एटम ऐसे कार्बन से अटैच हो जो फर्दर एक कार्बन से अटैच नज़र आए। हैलोजन एटम जब ऐसे कार्बन से अटैच हो, जब जो फर्दर 2 कार्बन से अटैच नज़र आए उसको बोलते हैं सेकेंडरी अ, अल्काइल हैलाइड। और हैलोजन एटम जब ऐसे कार्बन से अटैच हो जो फर्दर 3 कार्बन से अटैच नज़र आए तो उसको हम बोलते हैं टर्शियरी या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। एक सवाल जो इन्होंने पूछा हुआ था, हाउ मैनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स विथ 2 डिग्री कार्बन, with 2 degree carbon atom of alkyl halide, 2 degree carbon atom of alkyl halide, 2 डिग्री कार्बन एटम है अल्काइल हैलाइड का, उससे कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड होंगे? तो भाई 2 डिग्री का मतलब पहले निकाल लीजिएगा। 2 डिग्री का मतलब होता है एक ऐसा कार्बन जो पहले हेलोजन एटम से अटैच हो, उसके बाद फर्दर 2 कार्बन एटम से अटैच हो, तो उससे कितने हाइड्रोजन्स अटैच नजर आएंगे? तो इसकी 3 वैलेंसीज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होंगी, इसकी एक वैलेंसी आउट होगी, तो वहां पर कौन लगा होगा? हाइड्रोजन लगा होगा। द आंसर वुड बी क्या होगा? 1। अगर वो बोले कि भाई प्राइमरी के साथ कितने होंगे तो आंसर होगा 2। अगर वो बोले टर्शियरी के साथ कितने होंगे तो आंसर होगा 0। टर्शियरी कार्बन एटम के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लगा होता। फिर हम जाते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के ऊपर। अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी की बात की जाती है, तो अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी जो होती है वो बेसिकली 2 चीजों पे डिपेंड करती है। नंबर 1 इज बॉन्ड एनर्जी,
नंबर 1 इज बॉन्ड एनर्जी एंड नंबर 2 इज बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड पोलैरिटी पर अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी क्या कर रही होती है मेरा बेटा, डिपेंड कर रही होती है। अब ये पूरा मैंने एक रिलेशन लिखा है, इसको बिल्कुल आपने याद रखना है, मैं भी समझाता रहता हूँ, खुद ही याद हो जाएगा। देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जब दो एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो इसका मतलब उन दोनों की बॉन्ड की पोलैरिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। बॉन्ड की पोलैरिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जब उसकी बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा होगी तो हम क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी, दोनों की बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। याद रखिएगा कि जब दो एटम्स की बात की जाए और कहा जाए कि इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पाया जाता है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उस पे क्या चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतनी ही ज्यादा बॉन्ड पोलैरिटी होगी, और जितनी ज्यादा बॉन्ड पोलैरिटी होगी उतनी ही बॉन्ड एनर्जी होगी, और बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही स्टेबिलिटी होगी। और ये सारी की सारी चीजें उसके रिएक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी। ये सारी की सारी चीजें रिएक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी। तो अब यहां पर आपसे पूछा जाता है कि अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी बताओ, तो वो इन सारी चीजों पे डिपेंड कर रही होती है। आइए कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद कर लीजिएगा। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 होती है, क्लोरीन की 3.0 होती है। बेटा हेलोजेंस की रिएक्टिविटी बनाने तो दे मुझे, जरा अभी हॉस्टल रखे वहां तक पहुंचने दे। हेलोजेंस, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी 4.0, क्लोरीन की रिएक्टिविटी 3.0, ब्रोमीन की 2.8, आयोडीन की 2.5, कार्बन की भी 2.5, मैंने हाइड्रोजन की भी लिख दी 2.1। ठीक है, ये सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी जो याद होनी चाहिए। जब कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.5 होता है। कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 होता है। कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.3 होता है। कार्बन आयोडीन बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 के बराबर होता है। तो अब यहां से आप खुद ही नतीजा निकाल सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी उसकी होगी जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे कम होगा, क्योंकि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। तो भाई कार्बन आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, कार्बन ब्रोमीन की उसके बाद होती है। कार्बन फ्लोरीन का चूंकि बॉन्ड बहुत स्टेबल होता है, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत कम या ना होने के बराबर होती है। कार्बन फ्लोरीन हर केस में रिएक्टिव नहीं होता, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड हर केस में रिएक्टिव नहीं होता। इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है मेरा बेटा, इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। ठीक है, फिर मेरा प्यारा बेटा आगे चलते हैं। अब मैंने एक बात बताई, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस, हेलोजेंस की रिएक्टिविटी मैंने ऐसे यहां लिख दिया कि हेलोजेंस की इटसेल्फ भी अपनी रिएक्टिविटी होती है। तो हेलोजेंस अगर आप देखें तो पाए जाते हैं टॉप टू बॉटम। क्लोरीन आता है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन आता है, ब्रोमीन के बाद आयोडीन आता है, और फिर एस्टाटीन आता है। ठीक है, ये तो हमारा रेडियो एक्टिव होता है, इसको तो हटा दें। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, हम बस यही पढ़ते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन पढ़ते हैं। ठीक है, तो भाई हम जब इसकी बात करते हैं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव गैस जो होती है वो फ्लोरीन गैस होती है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है किसके केस में, हेलोजेंस के केस में। क्लोरीन के बाद रिएक्टिव कौन होता है, क्लोरीन। क्लोरीन के बाद रिएक्टिव कौन होता है, आयोडीन। और आयोडीन के बाद सबसे कम रिएक्ट सॉरी क्लोरीन के बाद कौन होता है, ब्रोमीन। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और सबसे कम रिएक्टिव जो होता है, सबसे कम रिएक्टिव होता है वो होता है आयोडीन, क्योंकि उसका साइज बहुत ज्यादा होता है। जब उसका साइज बहुत ज्यादा होता है तो उसकी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होती है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है तो वो रिएक्टिव नहीं होता। आयोडीन में लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस ज्यादा होती हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, सबसे कम होती है। अगर अल्काइल हैलाइड की रिएक्ट इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो अल्काइल हैलाइड्स टेफ्लॉन में यूज होते हैं। ठीक है, टेफ्लॉन में यूज होते हैं। अल्काइल हैलाइड किस में यूज होते हैं, अल्काइल हैलाइड कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाने में यूज होते हैं।
इथाइलिन डाइब्रोमाइड में अल्काइल हैलाइड यूज होते हैं। अब ये इटसेल्फ चीजें कहाँ यूज होती हैं? टेफ्लॉन जो आपने देखा है बेटा, आयोडीन की सबसे कम लिखी है मेरा बेटा, आप यहाँ पे गौर से देखो। फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ये मैंने हेलोजन की रिएक्टिविटी लिखी है मेरा प्यारा बेटा। लेकिन जब हेलोजन बॉन्ड बना लेता है कार्बन के साथ, तो कार्बन आयोडाइड बॉन्ड या कार्बन आयोडीन बॉन्ड मोस्ट रिएक्टिव होता है। कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड बहुत मोस्ट रिएक्टिव होता है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है। आयोडीन की इट सेल्फ रिएक्टिविटी सबसे कम होती है, लेकिन जब बॉन्ड बना लेता है आयोडीन, तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है जब वो कार्बन के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये रिवर्स रिलेशन है। अच्छा जनाब, टेफलॉन की बात करते हैं तो टेफलॉन कोटिंग ऑफ पेन्स में यूज होता है। जो अपने फ्राइंग पेन्स वगैरह देखे होते हैं, तो उसमें आप कोटिंग ऑफ पेन में यूज करते हो। क्लीनिंग के लिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर यूज करते हो। इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज के अंदर इसको क्या कर रहे होते हैं? इंडस्ट्रीज के अंदर इसको मल्टीपल चीजों की मैन्युफैक्चरिंग में कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज कर रहे होते हैं। ईडीबी कहाँ इस्तेमाल होता है? गैसोलीन इंजन में यूज होता है, टू सेव इंजन फ्रॉम लेड ऑक्साइड एंड लेड सल्फर डिपॉजिट। गैसोलीन इंजन के अंदर इथाइलिन डाइब्रोमाइड हम यूज करते हैं, ताकि इंजन को हम किससे, लेड ऑक्साइड और लेड सल्फर के डिपॉजिट से सेव रख सकें। ठीक है, ये पूरी केमिस्ट्री है। लेकिन हमने खाली यहाँ पर इसको ये पढ़ना है कि कौन सा इंपॉर्टेंस ऑफ अल्काइल हैलाइड कौन सा यूज होता है, या फिर किताब में दिए हुए वो मैंने किताब से कुछ लेके बता दिए, बस ये। हाँ बेटा, यहाँ तक आपने याद करना है, यहाँ तक आपने याद करना है। अब ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की। देखें, इंट्रोडक्शन आपने देख लिया, आपने उसकी रिएक्टिविटी देख ली बेसिकली, और आपने रिएक्टिविटी देखने के बाद आपने अल्काइल हैलाइड्स की कुछ इंपॉर्टेंस पढ़ने के बाद इंट्रोडक्शन देख लिया। ठीक है, सारी कुछ बेसिक चीज हमने देख ली। अब जो हमारा टॉपिक है ना, जो पीएमडीसी ने आपको दिया हुआ है करने के लिए, वो दिया हुआ है रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, कि अल्काइल हैलाइड्स कौन से रिएक्शंस करता है। सर, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स क्यों नहीं दी हुई? वो इसलिए नहीं दी हुई, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड बेसिकली अल्कोहल से प्रिपेयर होता है। अल्काइल हैलाइड जो प्रिपेयर होता है वो अल्कोहल से प्रिपेयर होता है। तो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आप अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन देख लेंगे। व्हेन वी स्टडी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, तो उसमें अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर हो रहा होगा। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर नहीं दी। उन्होंने कहा कि भाई अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में सिर्फ रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स मुझे करके दिखा दो। तो वो कौन कौन से रिएक्शन से, मेनली वो दो रिएक्शन अल्काइल हैलाइड्स देता है। एक का नाम होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक का नाम होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको एसएन रिएक्शंस और ई रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है जी। रिएक्शन नंबर वन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से पहले आपको ये पता होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। तो मैंने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स का। इलेक्ट्रोफाइल बेटा, फाइल का मतलब जब भी लिखा हो ना, वो ये, जब भी इस फाइल का मतलब लिखा हो ना, इसका मतलब होता है लविंग। इसका मतलब होता है लविंग, किसी चीज की तरफ मैं लविंग हूँ, किसी चीज की तरफ मैं अट्रैक्ट होता हूँ, तो इसका मतलब होता है फाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी, या इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करने वाला, या इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, या इलेक्ट्रॉन को हासिल करने वाला बंदा इलेक्ट्रोफाइल कौन हुआ? इलेक्ट्रॉन लविंग मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन लविंग आयन, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी। हमने क्या किया, एक कूजे में इसको बंद कर दिया। फिर ये होते कौन है? सर, ये लुईस एसिड्स होते हैं। लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल। लुईस एसिड्स का मतलब इनके ऊपर इटसेल्फ पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये इलेक्ट्रॉन की तलाश में घूम रहे होते हैं। इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल्स। इन्हीं के ऑपोजिटली जो होते हैं वो कहलाते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल का मतलब, सर, ऐसा बंदा जो न्यूक्लियस की तलाश में घूम रहा हो। न्यूक्लियस का मतलब पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं,
और प्रोटॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज की तलाश में जो बंदे घूम रहे हो, दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। तो इसको लफ्जों में कह दिया कि दे आर न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। और ये लुईस बेसिस होते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी होते हैं, न्यूट्रल एटम भी होते हैं। अच्छा, ये जो होते हैं ना, ये इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मोस्टली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। मोस्टली इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, लाजमी नहीं कि पॉजिटिवली ही हो। जैसे बी एफ थ्री इज एन इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। सिमिलर लाइक ए एल सी एल थ्री जो है वो भी आपका क्या है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा हुआ। तो ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की छोटी छोटी सी डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी लुईस एसिड होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं या न्यूट्रल होते हैं। इसी तरह न्यूक्लियस लविंग स्पीशी लुईस बेसिस होते हैं, मोस्टली नेगेटिव होते हैं या न्यूट्रल होते हैं, दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पर कहते हैं भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको अपने नाम से समझा रहा है। अगर इस रिएक्शन को गौर से देखें तो ये रिएक्शन आपको अपने नाम से समझा रहा है। वो क्या कहना चाह रहा है कि भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होता हो। अब कौन सा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होता हो और कौन सब्स्टिट्यूट करता हो? सब्स्टिट्यूट की मिसाल बेटा वही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लेट सपोज बाबर आजम है जो कि परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो उसको मैंने हटाया और उसकी जगह किसी और बैट्समैन को चांस दिया, तो दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन। पुरानी चीज को निकालना, नई चीज को लगाना, पुरानी चीज को निकालना, नई चीज को लगाना, दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इसमें निकलेगा कौन हमारे वाले केस में? जो ऑलरेडी लगा हुआ न्यूक्लियोफाइल होगा, जो कि वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, उसको रिप्लेस करेगा। कौन रिप्लेस करेगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक वीक न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस हो जाए, किससे रिप्लेस हो जाए? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस हो जाए। दीज काइंड ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या एस एन रिएक्शंस, या इसको एस एन रिएक्शंस भी हम कहते हैं। मेक सेंस? अब इसके दो किस्म के तरीके होते हैं। अब ये दो तरीके से होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक इसका तरीका होता है SN1 रिएक्शन, जिसको SN1 मैकेनिज्म भी कहते हैं। दूसरा तरीका होता है SN2 रिएक्शन, जिसको SN2 मैकेनिज्म भी कहते हैं। तो ये SN1 और SN2 मैकेनिज्म होते हैं जो इसमें इस्तेमाल होते हैं। अब SN1 मैकेनिज्म क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म क्या होता है? SN1 मैकेनिज्म के अंदर जो वन लिखा हुआ है ना टॉप पर, ये जो वन लिखा हुआ है, दिस इज शोइंग द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं, और दो स्टेप्स में ये क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। दे आर कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। SN2 का मतलब क्या होता है? दे आर बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं, और दे आर कंप्लीटेड इन अ सिंगल स्टेप, ये एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं। अब सर SN1 SN2 क्यों होता है? कौन से अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन करते हैं, कौन से अल्काइल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म करते हैं? तो ये सारी बातें मेरे ऊपर उधार हैं, थोड़ा सा हौसला रखिएगा। पहले हम मेरा बेटा SN1 मैकेनिज्म समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर SN2 पर आएंगे। इसमें से कैसे सवाल आते हैं अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला सवाल है स्टेप नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आइन। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है भैया? कार्बोनियम आइन की फॉर्मेशन होती है। कार्बोनियम आइन की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आइन इन SN1 मैकेनिज्म। ये कार्बोनियम आइन की जो फॉर्मेशन होती है कैसे होती है, जरा गौर से देखिएगा। टर्शरी अल्काइल हैलाइड लेने की एक खास वजह है। टर्शरी अल्काइल हैलाइड को जब आप एक्वस सॉल्यूशन में डालते हो तो वो स्लोली स्लोली आयोनाइज होता है। आयोनाइज होने का मतलब हेलोजन एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो हेलोजन अपना इलेक्ट्रॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन निकल के शॉर्ट होता है। हेलोजन अपना इलेक्ट्रॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन निकल के भाग रहा होता है यहाँ से, और आखिर में आप क्या देखोगे कि स्लोली स्लोली हेलोजन यहाँ से निकल गया। ये जो हेलोजन था, जो वीक न्यूक्लियोफाइल था, जिसको लीविंग ग्रुप, जाने वाला बंदा भी कहते हैं, वो चला गया। और कार्बोनियम आइन मींस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये आइन आपका पेयर हो गया।
तो दिस इज कॉल्ड एज स्टेप नंबर 1, जिसमें कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन कैसे होती है कि भाई आपने एल्काइल हैलाइड को एक्वस मीडियम या अल्कोहलिक मीडियम में डाल दिया, तो उसमें आपका जो अल्काइल हैलाइड है वो स्लोली स्लोली आयोनाइज होता गया, और कार्बोनियम आयन अलहदा हो गया, सेपरेट हो गया, और हैलाइड आयन क्या हो गया, सेपरेट हो गया, वीक न्यूक्लियोफाइल सेपरेट हो गया। कार्बन जब तक कार्बन जब तक अल्काइल हैलाइड की शक्ल में था, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी। sp3 की डेफिनेशन मैंने बताई दी है कि जब भी कभी जिंदगी में कार्बन आपको 4 बंधों से अटैच नजर आए, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, कार्बन जब भी कभी 4 बंधों से अटैच नजर आए तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है। फिर जब कार्बोनियम आइन आया, तो उसमें आपने देखा कि कार्बन सिर्फ और सिर्फ 3 बंधों से अटैच है, 1, 2 और 3। और जब भी कार्बन 3 बंधों से अटैच हो, तो उसको हम कहते हैं कि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हुआ। कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज हुआ, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। ठीक है, तो कार्बोनियम आयन बनने के नतीजे में कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन थी वो डिस्टर्ब हो गई, sp3 से कार्बन किसमें चला गया, sp2 में चला गया। सब साथ चल रहे हैं बेटा मेरे, सब साथ चल रहे हैं। कार्बोनियम आयन समझ में आया, क्यों बनाया, कौन कार्बोनियम आयन बनाएगा, अभी एंड में सारी चीज बातें लिखी हुई है। ठीक है, फिलहाल बस ये समझे कि 2 मैकेनिज्म होते हैं, SN1 SN2। SN1 का मतलब 2 स्टेप का रिएक्शन। 2 स्टेप का पहला स्टेप क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है जनाब। सेकेंड स्टेप क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है। और प्रोडक्ट की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। अभी जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करता है बेटा, ये अटैक करता है इस कार्बन एटम के ऊपर, ये अटैक करता है इस कार्बन एटम के ऊपर। कार्बन एटम पर अटैक करने के बाद ये न्यूक्लियोफाइल जो था ये कार्बन एटम पे अटैक करता है और इससे अटैच हो जाता है। अब ये आयोनिक रिएक्शन होता है। आयोनिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये आयोनिक रिएक्शन है, और इसके नतीजे में आपका प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये फास्ट रिएक्शन कहलाता है। पहला वाला स्टेप जो था वो आयोनाइजेशन थी, आयन्स अलग हो रहे थे, तो वो स्लो स्टेप था। दूसरे वाले स्टेप में क्या हो रहा है बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो ये फास्ट स्टेप है। तो यहाँ पे आपका जो क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। सिंस फर्स्ट स्टेप इज अ स्लो स्टेप, हेंस रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट स्टेप है ना आपका, वो आपका स्लो स्टेप है, इसी वजह से इसको हमने रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप कहा हुआ है। जब भी आपका रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में हो, आई रिपीट, जब भी आपका रिएक्शन मल्टीपल स्टेजेस में हो, मल्टीपल स्टेप्स में हो, तो उसमें एक स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। और वो जो स्लो स्टेप होता है ना, उस स्लो स्टेप को आप कहते हो, उस स्लो स्टेप को आप कहते हो रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप। उस स्लो स्टेप को आप क्या कहते हो, रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप कहते हो। ठीक है, जो भी स्लो स्टेप होता है। अब जनाब, जब रेट ऑफ रिएक्शन निकाला गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा स्लो स्टेप का निकलता है। स्लो स्टेप कौन सा था, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बेटा मीडियम मीडियम भी डिस्कस करता हूँ, यस एक्वस मीडियम में ही होता है, जो एसएन रिएक्शन होता है वो एक्वस मीडियम में होता है, पूरा काम एक्वस मीडियम में होता है। अच्छा, ये कौन है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ये आपका टर्शरी अल्काइल हैलाइड क्या करेगा, SN1 मैकेनिज्म परफॉर्म करेगा, जो 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में कार्बोनियम आयन बनता है, दूसरे स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है, और इस तरीके से आपका रिएक्शन कंप्लीट होगा। फिर आता है भैया सेकंड नंबर, SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म क्या कहता है आपसे, आई रिपीट, SN2 मैकेनिज्म क्या कहता है, SN2 मैकेनिज्म आपसे फरमाता है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर 2 मॉलिक्यूल हिस्सा लें, जिसके अंदर 2 मॉलिक्यूल हिस्सा लें, दैट्स व्हाई दे आर बायमोलिकुलर रिएक्शन। और 2 मॉलिक्यूल हिस्सा लेने के बाद दे शुड बी कंप्लीटेड इन अ सिंगल स्टेप, वो आपके सिंगल स्टेप में क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, वो आपके पास सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए, तो दिस इज SN2 मैकेनिज्म।
तो SN2 मैकेनिज्म क्या हुआ सर? SN2 मैकेनिज्म से मुराद ये हुई कि भाई सिंगल स्टेप में रिएक्शन होगा और दो मॉलिक्यूल इसमें हिस्सा लेंगे। आइए देख लेते हैं। ये रहा मॉलिक्यूल नंबर 1, अगर आप देखें इस रिएक्शन को, ये रहा मॉलिक्यूल नंबर 1 जिसमें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लिया हुआ है। सर आपने वहां पे टर्शरी अल्काइल हैलाइड लिया था? यस सर, वजह थी, उसकी वजह बताते हैं। यहाँ पर लिया हुआ है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हुआ न्यूक्लियोफाइल के साथ, जो आपका नेगेटिव आइन है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है। जब वो न्यूक्लियोफाइल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक करेगा किसके ऊपर? न्यूक्लियोफाइल जाकर आपके अल्काइल हैलाइड पे अटैक करेगा, तो जो वीक न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज योर वीक न्यूक्लियोफाइल, ये आपका वीक न्यूक्लियोफाइल है। और दिस इज योर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। एक वीक न्यूक्लियोफाइल हो गया और एक कौन सा हो गया? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जाएगा और जाकर वीक न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है एक स्टेप में एक जगह से एक न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है और दूसरी जगह से दूसरा न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेप। ये ट्रांजिशन स्टेप का कौन सा है? जब लीविंग न्यूक्लियोफाइल जाते हुए नजर आ रहा है और जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो ऐड होते हुए नजर आ रहा है। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा कि भाई लीविंग न्यूक्लियोफाइल निकल गया, लीविंग ग्रुप बाहर निकल गया। जो वीक न्यूक्लियोफाइल था, वीक न्यूक्लियोफाइल को हम लीविंग ग्रुप भी कहते हैं, लीविंग ग्रुप बाहर निकल गया और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आकर क्या हो गया? ऐड हो गया। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसमें, इसमें तो एक ही स्टेप है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है भाई? आपके जो रिएक्टेंट में दो मॉलिक्यूल्स हैं, कौन कौन से? एक अल्काइल हैलाइड जो कि स्पेसिफिकली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा, जो कि स्पेसिफिकली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा। अब इसमें सवाल आता है बेटा किसका रेट ऑफ रिएक्शन पूछता है। SN1 मैकेनिज्म का रेट ऑफ रिएक्शन क्या है और SN2 मैकेनिज्म का रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? तो आपको ये याद होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं है चेंज होता रहेगा। ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। SN1 मैकेनिज्म के अंदर एक मॉलिक्यूलरिटी होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल होगा। SN2 मैकेनिज्म के अंदर मॉलिक्यूलरिटी 2 के बराबर होती है तो दो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन है। अब ये तो SN1 SN2 मैकेनिज्म है। अब इसके अंदर की साइंस है। वो साइंस क्या है भाई? मैंने आपको बताया था कि मैंने एक रीजन थी जिसकी बिना पे SN1 करते हुए टर्शरी अल्काइल हैलाइड को लिया, SN2 करते हुए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को लिया। आइए उस रीजन को समझते हैं। सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड हमेशा हमेशा SN1 मैकेनिज्म करेगा, जो दो स्टेप वाला होगा। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमेशा हमेशा SN2 मैकेनिज्म करेगा, जो कि सिंगल स्टेप वाला होगा। ये याद कर लिया आपने। सेकेंडरी सर क्या करेगा? सेकेंडरी तो आपने लिखा ही नहीं कहीं। तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड SN1 मैकेनिज्म भी करता है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म भी करता है। इट डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है कि भाई आपका सॉल्वेंट कौन सा है। आई रिपीट, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड SN1 भी करेगा, SN2 भी करेगा, बट इट डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट। अगर कोई प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ, मींस ऐसा सॉल्वेंट जिसमें H पॉजिटिव मौजूद हो, लाइक अ वाटर। अगर कोई प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ जिसमें H पॉजिटिव मौजूद हो, लाइक वाटर के अंदर H पॉजिटिव मौजूद होता है, तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। अगर कोई ए प्रोटिक सॉल्वेंट मौजूद हुआ जिसमें प्रोटॉन्स नहीं होते, H पॉजिटिव नहीं होता, लाइक कोई आपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लिया, बेंजीन ले लिया, कोई सा भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लिया, अल्कोहल ले लिया, तो उस केस के अंदर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। ये लाजमी बहुत काम की बात है MCQ के लिए कि भाई टर्शरी अल्काइल हैलाइड हमेशा SN1, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमेशा SN2, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड SN1 SN2 दोनों करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्वेंट। अगर आपका प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड विल फॉलो SN1। अगर चंदा आपका ए प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ तो secondary alkyl halide will follow SN2 mechanism. Make sense? These points are clear? ये कोई टेंशन है इसमें? नहीं।
अब टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो है वो SN1 क्यों करता है? तो ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, एक एक रीजन में मुझे जगह नहीं याद आ रही मैंने कहाँ बताई थी, मैं दोबारा बता देता हूँ कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो होता है ना, एप्रोटिक का मतलब होता है मेरा बेटा जिसमें हाइड्रोजन ना हो, लाइक बेंजीन एक सॉल्वेंट है, अल्कोहल एक सॉल्वेंट है, H पॉजिटिव ना हो जिसमें। अब यहाँ पर एक बात मैं बताता हूँ आपको, टर्शरी अल्काइल हैलाइड SN1 क्यों करता है। इसकी वजह यह है कि भाई SN1 के अंदर ना, SN1 के अंदर कार्बोनियम आइन बनता है। कार्बोनियम आइन मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने के बाद आपको देखना होता है क्या वो कार्बन स्टेबल रह सकता है विद पॉजिटिव चार्ज। तो जब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बनाया, आपने सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बनाया, ये देखें बेटा मैं तीन चीजें बता रहा हूँ और ये देखिएगा जरा। एक मैंने टर्शरी अल्काइल हैलाइड बनाया, एक मैंने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बनाया, और एक मैंने सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बनाया। तीनों के मैंने कार्बोनियम आयन बना लिए। दिस इज योर टर्शरी अल्काइल हैलाइड का कार्बोनियम आयन, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का कार्बोनियम आयन, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का कार्बोनियम आयन। तो भाई टर्शरी अल्काइल हैलाइड का जो कार्बोनियम आयन होता है, क्योंकि उसके साथ तीन कार्बन्स लगे होते हैं, तो दैट्स वाई इसके साथ मजीद तीन कार्बन्स लगे होते हैं, तो ये आपका मोस्ट स्टेबल होता है। जब ये आपका मोस्ट स्टेबल होता है तो इसी वजह से जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, इसी वजह से जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है वो हमेशा हमेशा SN1 मैकेनिज्म करता है, क्योंकि इसका जो कार्बोनियम आइन होता है ना वो मोस्ट स्टेबल होता है। बाकी दोनों का जो कार्बोनियम आइन है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ अटैच कार्बन्स कम है, तो इसका कार्बोनियम आइन स्टेबल नहीं होता, इसका भी स्टेबल नहीं होता। दैट्स व्हाई दे प्रीफर टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। इनकी ख्वाहिश होती है डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, SN2 परफॉर्म कर ले। जबकि जो आपका टर्शरी अल्काइल हैलाइड होता है वो पहले पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होता है, कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट होता है, फिर वो स्टेप नंबर 2 में फाइनली प्रोडक्ट बनाता है, ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी की वजह से ये ऐसा करता है। अब इसमें एक और बात समझिएगा, ये बात मैंने वैसे नीचे भी समझाई हुई है, दोबारा समझा देता हूं मैं। यहाँ मैंने क्या समझाया हुआ है कि SN1 के अंदर, SN1 मैकेनिज्म के अंदर, जो कि दो स्टेप्स में हो रहा है, बॉन्ड के टूटने का अमल और बॉन्ड के जुड़ने का अमल दोनों बराबर नहीं होते, नॉट इक्वल्स होते हैं। क्योंकि भाई एक स्टेप में बॉन्ड टूट रहा है वो 2 घंटे लगा रहा है, दूसरे स्टेप में बॉन्ड बन रहा है वो 10 मिनट में बन जाता है। तो बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड के जुड़ने का टाइम जो है वो सिमिलर नहीं है SN1 के अंदर। बट एस एन टू मैकेनिज्म में जैसे जैसे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वैसे वैसे बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा है। तो बॉन्ड का टूटना और साथ ही बॉन्ड का जुड़ना, दोनों चीजें क्या है, इक्वल है। तो बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का जुड़ना, बॉन्ड की ब्रेकिंग और बॉन्ड का फॉर्मेशन दोनों क्या है मेरा बेटा, एक जैसे हैं। तो इसीलिए SN2 मैकेनिज्म में एक्सटेंड मतलब टाइम, यस टाइम ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, इसलिए हम देर एक्सटेंट का जुमला इस्तेमाल करते हैं कि एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग इक्वल्स होती है एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन के। SN2 मैकेनिज्म में, SN1 मैकेनिज्म में एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग इक्वल नहीं होती एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये SN1 SN2 के अंदर एक छोटा सा पॉइंट है। लास्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है, जो कार्बोनियम आइन, कार्बोकेटाइन का मतलब कोई नई चीज नहीं है, कार्बोकेटाइन इज योर कार्बोनियम आइन, ये कार्बोनियम आइन है। तो मैंने क्या बोला था बेटा, सेम नोट से ही, पुराने नोट से डिफरेंट क्यों होंगे। मैंने क्या बात बताई थी आपको कि भाई जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड से कार्बोनियम आइन बनता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी और देन मिथाइल। मिथाइल प्राइमरी से भी कम होता है ना, क्योंकि मिथाइल में एक भी कार्बन नहीं होता। तो
जो टर्शरी कार्बोकैटाइन होता है उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। जब उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है तो आप क्या बोलते हैं, ये हमेशा फॉलो करता है SN1 मैकेनिज्म, जिसमें कार्बोकैटाइन का बनना जरूरी होता है, क्योंकि इसका कार्बोकैटाइन स्टेबल होता है, बाकी सबका कार्बोकैटाइन स्टेबल नहीं होता, इसलिए दे प्रीफर टू डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। उनकी ख्वाहिश होती है कि वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाए बेटा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। ये आपका कौन सा टॉपिक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का टॉपिक। आइए जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आए और वीक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर ले, वीक न्यूक्लियोफाइल की जगह ले ले। मेक सेंस, पॉइंट नंबर वन। अब जो दो तरीके होते हैं इसमें, एक होता है भैया SN1 मैकेनिज्म, एक होता है SN2 मैकेनिज्म। SN1 का मतलब क्या होता है कि भाई पहले आपका कार्बोनियम आइन बनेगा, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। SN1 जिसमें एक मॉलिक्यूल हिस्सा लेता है रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप के अंदर, और ओवरऑल रिएक्शन दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। SN1 के अंदर टर्शरी अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करता है, और SN1 के अंदर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और बॉन्ड ब्रेकिंग होती है उसका टाइम इक्वल नहीं होता। SN2 मैकेनिज्म के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, SN2 मैकेनिज्म में हम कहते हैं कि आपका दो मॉलिक्यूल हिस्सा लेते हैं रिएक्शन में, रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है, जैसे जैसे लीविंग ग्रुप निकल रहा होता है वैसे वैसे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आ रहा होता है, एक ही साथ काम होता है। ठीक है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो SN2 को फोकस करते हैं, जिसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग का अमल एक जैसा होता है। और जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होता है, नहीं, टर्शरी SN2 फॉलो नहीं करता, टर्शरी SN1 फॉलो करता है। जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होता है वो SN1 और SN2 दोनों फॉलो करता है। इट डिपेंड्स अपॉन, ये डिपेंड किस पे करता है भैया, ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट के ऊपर, कि आपका सॉल्वेंट कैसा है। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद जो अगला टॉपिक होता है वो आपका होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको आप कहते हैं 1,2 एलिमिनेशन रिएक्शन, और या इसको आप कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बेटा मेरा बेटा इसके अंदर सिलेक्टेड टॉपिक्स इसलिए हैं कि ये हमारा पीएमडीसी से रेलिवेंट चीजें हैं। इसके अंदर ऐसे ग्रेगनार्ड्स रिएजेंट है, अमाइंस है, वो सब नहीं है। तो पीएमडीसी से रेलिवेंट है, इसी वजह से मैंने पीएमडीसी वाले टॉपिक्स को रखा है जो पीएमडीसी पूछता है। बाकी टॉपिक्स को हटा दिया। अगर आपने सारे टॉपिक्स पढ़ने तो यू हैव द रिकॉर्डिंग्स ऑफ बैच 1.2। आप 1.2 की रिकॉर्डिंग से सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन पीएमडीसी वाले सारे टॉपिक्स यहाँ मौजूद हैं। टर्शरी, अभी ये एलिमिनेशन में ही बताता हूँ, एलिमिनेशन में भी सेम कॉन्सेप्ट है। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, टू ग्रुप्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स। एलिमिनेशन रिएक्शन में एलिमिनेशन होगी, दो ग्रुप्स एलिमिनेट होंगे एडजेसेंट कार्बन एटम से। एक ग्रुप एक कार्बन से एलिमिनेट होगा, दूसरा ग्रुप दूसरे कार्बन से एलिमिनेट होगा, और उन दोनों कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। उन दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। आखिर में जो पहला कार्बन होगा उससे हेलोजन रिमूव होगा, जो अल्फा कार्बन होगा। ठीक है, और अल्फा से अटैच जो बीटा कार्बन होगा, यस इनफ है, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम बीटा कार्बन। आई रिपीट, पहला कार्बन जो अल्फा था उससे हेलोजन निकलेगा, दूसरा कार्बन जो बीटा था उससे हाइड्रोजन निकलेगा, और अल्फा और बीटा के दरमियान पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड बन जाएगा। दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको 1,2 एलिमिनेशन इसलिए कहते हैं कि एक कार्बन से, वन वाले कार्बन से हेलोजन, दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन क्या होता है, एलिमिनेट होता है। ठीक है, या इसको हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। इसको 1,2 एलिमिनेशन के अलावा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है जी, इसमें दो ग्रुप्स एलिमिनेट होते हैं टू एडजेसेंट कार्बन एटम से, दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम्स के दरमियान क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। अब इसके अंदर भी दो मैकेनिज्म्स होते हैं। दो मैकेनिज्म कौन से होते हैं, एक वही जिसको हम बोलते हैं E1 मैकेनिज्म जैसे SN1 था, एक वही जिसमें E2 मैकेनिज्म जैसे SN2 था। सेम प्रोसेस है, अगर आपको SN1 SN2 की साइंस याद है तो इसको भी इजिली याद कर सकते हैं। SN1 में क्या था सर, एक मॉलिक्यूल हिस्सा लेता था, मॉलिक्यूलैरिटी 1 थी,
और रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होता था। E1 में क्या होगा सर, एक मॉलिक्यूल हिस्सा लेगा और 2 स्टेप्स में आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2 स्टेप्स में आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। E2 मैकेनिज्म में क्या होगा सर, 2 मॉलिक्यूल हिस्सा लेंगे, रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड इन अ सिंगल स्टेप। 2 मॉलिक्यूल हिस्सा लेंगे और रिएक्शन आपका सिंगल स्टेप में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं जल्दी से क्विकली इसको देखते हैं, फिर इसके बाद अजान हो जाएगी हमारी, तो हम नमाज का ब्रेक ले लेंगे और फिर हम इसको देखते हैं कहाँ तक लेके चलना है। स्टेप नंबर 1 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आइन। कार्बोनियम आइन आपका फॉर्म होगा, बिल्कुल वही टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। यहाँ पर जो मीडियम होता है ना, वो मीडियम होता है अल्कोहलिक मीडियम। मीडियम कौन सा होता है, अल्कोहलिक मीडियम। एसएन मैकेनिज्म के अंदर एक्वस मीडियम था, यहाँ पे जो मीडियम होता है मेरा बेटा, वो कौन सा मीडियम होता है, अल्कोहलिक मीडियम होता है। टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, जब वो टूटता है तो उसमें से एक हेलोजन एटम निकल गया, एक हेलोजन एटम निकल गया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव, 6 पे क्लास स्टार्ट हुई थी बेटा, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इसको हम बोलेंगे क्या बन गया, कार्बोनियम आयन बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, कार्बोनियम आयन बन गया। जी बेटा, ये पोलर होता है ना, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, दैट्स वाई हेलोजन के ऊपर जो चार्ज आता है वो आता है पार्शियल नेगेटिव, और इस पे चार्ज आता है पार्शियल पॉजिटिव। ये आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से निकालना शुरू करता है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जैसे ही निकलता है वैसे ही इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका कार्बोनियम आयन बन जाता है। दिस इज द स्लो स्टेप। ये आपका स्लो स्टेप ट्रीट होता है, और स्लो स्टेप ट्रीट होने के बाद, स्लो स्टेप ट्रीट होने के बाद इसको हम कहते हैं कि भाई ये रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप है। अच्छा जी, अजान ही हो रही है बेटा, मैं अजान का वक्फा ले लेता हूँ यहाँ पर। और जी जी बेटा, हम इसको ही कवर कंप्लीट कंप्लीट करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, हम एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ रहे थे, फिर नमाज का ब्रेक आ गया था, जल्दी से क्विक रिकॉल करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, जिसमें 2 ग्रुप्स एलिमिनेट होते हैं, एक अल्फा कार्बन से, दूसरा बीटा कार्बन से। अल्फा कार्बन से एलिमिनेट होने वाला ग्रुप होता है हेलोजन ग्रुप, दूसरे बीटा कार्बन से एलिमिनेट होने वाला ग्रुप होता है हाइड्रोजन एटम। और इसी को हम हाइड्रोजन के एलिमिनेशन की निस्बत से बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके भी 2 तरीके होते हैं, एक E1 मैकेनिज्म और E2 मैकेनिज्म। E1 मैकेनिज्म से मुराद क्या होता है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो। E2 मैकेनिज्म से मुराद क्या होता है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो। ठीक है, व्हाट वी वर स्टडीइंग बिफोर नमाज, हम नमाज से पहले क्या देख रहे थे, अभी हम नमाज से पहले देख रहे थे सर, जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है ना, जो E1 की बात होती है, तो उसमें अगेन टर्शरी अल्काइल हैलाइड आयोनाइज होता है और किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोनियम आइन में कन्वर्ट होता है। और फिर सेकंड स्टेप में आके जो बेस होता है, अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का जुमला इस्तेमाल नहीं करते, होता तो वो बेसिकली नेगेटिव चार्ज ही है, लेकिन इसको हम बाय नेचर बेस कहते हैं, जो एसिड बेस वाला बेस होता है। तो ये जो बेस होता है, ये बेस जाके अटैक करता है बीटा हाइड्रोजन के ऊपर। दिस इज द अल्फा कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा से अटैच तीनों कार्बन बीटा कार्बन है। मैंने एक कार्बन को अज्यूम कर लिया, तो उस एक कार्बन का जो हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन पे अटैक होता है, और बेस उस हाइड्रोजन को यहां से निकाल लेता है, H2O फॉर्म कर लेता है। क्या फॉर्म कर लेता है, H2O फॉर्म कर लेता है। अब अल्फा कार्बन से हेलोजन गायब हो गया, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन गायब हो गया, अल्फा बीटा के दरमियान पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। दिस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन का सिंपल प्रोसेस है, कोई मैकेनिज्म मुश्किल नहीं है, कोई चीज मुश्किल नहीं है। मैकेनिज्म आपको याद नहीं करना, यू जस्ट नीड टू नो द स्टेप्स। आपको क्या पता होना चाहिए सर, ये हमारे पास क्या है, कार्बोनियम आइन, ये है अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से अटैच है बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन से अटैच है बीटा हाइड्रोजन। तो ये बीटा जो हाइड्रोजन है, जो आपको नजर आ रहा है, ये बीटा हाइड्रोजन, इसके साथ एक और CH3 अटैच है, और इसके साथ एक और CH3 अटैच है। ये जो बीटा हाइड्रोजन है जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, OH ग्रुप जो बेस है आपकी, वो आके अटैक करेगी इस बीटा हाइड्रोजन पे, और इसको यहां से अलहदा कर लेगी। अलहदा करेगी तो अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो दिस इज द सिंपल स्टेप, ये हमारा सिंपल स्टेप है। ठीक हो गया।
अब जनाब आगे चलते हैं। जब E2 रिएक्शन देखते हैं तो E2 रिएक्शन आपके पास क्या होता है, सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है, बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है। एक ही स्टेप में एलिमिनेशन होती है और उसी स्टेप के अंदर बेस अटैक भी करता है और उसी स्टेप के अंदर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन भी होती है। एक ही स्टेप में हेलोजन निकला, हाइड्रोजन निकला और अल्फा बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन गया। एक साथ ही ये सारा काम होता है। जरा इस डायग्राम से, इस स्ट्रक्चर से समझिएगा। दिस इज योर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। मैं लेजर लेता हूं, ये हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। और से इसको देखिएगा, CH3 और CH2 और हाइड्रोजन, ये बेसिकली क्या है सर, ये है CH3 CH2 और हेलोजन। ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। इस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में अब देखिएगा हेलोजन भी रिमूव हो रहा है यहां से, एक चीज। बेस जो है वो अटैक कर रहा है बीटा हाइड्रोजन के ऊपर, बीटा हाइड्रोजन भी यहां से रिमूव हो रहा है। तो हेलोजन और बीटा कार्बन, एक ही बीटा हाइड्रोजन एक ही साथ रिमूव हो रहे हैं और अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के दरमियान, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के दरमियान यू विल सी के डबल बॉन्ड बनेगा। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेप। ये ट्रांजिशन स्टेप है जिसमें हेलोजन जाता हुआ, बीटा हाइड्रोजन निकलता हुआ नजर आ रहा है और अल्फा बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन नजर आ रही है। फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनेगा, H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस हेलाइडाइन। तो ये क्या बन गया आपका, अल्कीन बन गया। ये क्या बन गया आपका, अल्कीन बन गया। सो आपने क्या याद रखना है, फॉर द एमसीक्यूज पर्पस आपको पता होना चाहिए E1 की डेफिनेशन क्या है, E2 की डेफिनेशन क्या है। आपको पता होना चाहिए E1 में दो स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं उसमें होता क्या है। E1 में दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, एक स्टेप में हेलोजन रिमूव होता है, दूसरे स्टेप में बेस अटैक करता है, बीटा हाइड्रोजन रिमूव होता है और अल्फा बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाता है। E2 में सिंगल स्टेप होता है, एक साथ तीन काम होते हैं। पहला काम हेलाइड आयन रिमूव होता है, दूसरा काम बेस अटैक करता है बीटा हाइड्रोजन पे, तीसरा काम अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के दरमियान क्या बनता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। सब काम एक ही स्टेप में होते हैं, बाकी सारी चीजें सेम है। रेट ऑफ रिएक्शन इसका, जो एलिमिनेशन रिएक्शन का E2 का है वो SN2 रिएक्शन में SN2 का है। रेट ऑफ रिएक्शन जो एलिमिनेशन रिएक्शन में E1 का है वो SN1 रिएक्शन में SN1 का है, ठीक है। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है वो हमेशा SN E1 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, 2 स्टेप वाला, क्योंकि उनका कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमेशा SE2 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, जो डायरेक्टली फॉलो हो जाता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पीएमडीसी ने नाम से लिख के दिया है, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यहां मैं एक भंडा फोड़ने जा रहा हूं आप लोगों को कि भैया के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन दोनों एक साथ ही प्रोसीड हो रहे होते हैं। सर क्या बोला, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन दोनों एक साथ चलते हैं, बट डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि आपका माइनर प्रोडक्ट कौन सा है, मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। आई रिपीट, ये मैंने बहुत काम की बात बोली है। जितने रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों एक साथ साइड बाय साइड चल रहे होते हैं। आपकी कंडीशन ये डिसाइड करती है कि कौन सा रिएक्शन डोमिनेट करेगा, कौन सा रिएक्शन मेजर होगा, कौन सा रिएक्शन माइनर होगा, ये आपकी कंडीशन बताती है। अब हम कंडीशन में बात करते हैं, अब जरा समझिएगा। पहले तो इन्होंने एक बात कहते हैं हिमांशु वाली कि जितने भी न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो पॉसिबल बेसिस होते हैं और जितनी भी बेसिस होती है वो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल और बेस को इन्होंने एक ही कटहरे में लाके खड़ा कर दिया कि न्यूक्लियोफाइल और बेसिस सेम है। जितने भी न्यूक्लियोफाइल हैं ऑल पॉसिबल बेसिस, जितनी बेसिस हैं ऑल आर पॉसिबल न्यूक्लियोफाइल्स। इसको एक ही कटहरे में लाके खड़ा कर दिया। फिर एक और बात बताई इन्होंने, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड एलिमिनेशन रिएक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली। ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और एलिमिनेशन रिएक्शन होता है ये एक साथ होता है। जो आप रिएक्शन की कंडीशन देते हैं ना वो डिफाइन करती है कि सब्स्टिट्यूशन मेजर प्रोडक्ट होगा या एलिमिनेशन मेजर प्रोडक्ट होगा। अब सर मेरी बात नहीं समझ में आ रही, दोबारा मैं समझाता हूँ इस बात को। ये देखिए मैंने एक अल्काइल हैलाइड लिया, ये मैंने एक अल्काइल हैलाइड लिया, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, और इसका रिएक्शन करवा दिया नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल से। अब ये न्यूक्लियोफाइल ये बेस नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज है। जब इससे रिएक्शन करवाया तो इसका एसएन वाला सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट भी बना, इसका सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट भी बना और इसका एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट भी बना। तो यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन साइमल्टेनियसली चलते हैं,
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन साइमल्टेनियसली चलते हैं। आपकी कंडीशन डिफाइन करती है कि रिएक्शन आपका एलिमिनेशन होगा या रिएक्शन आपका सब्स्टिट्यूशन होगा। सिर्फ मेरी ये बात समझ में आई कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन एक साथ होते हैं। आपकी कंडीशन बताती है कि कौन सा रिएक्शन डोमिनेट करेगा। आई रिपीट, भाई ऐसा नहीं है। मैं आसान तरीके से बता देता हूँ भाई, मैं आसान तरीके से बता देता हूं। इसको और आसान कर लेते हैं। ये मैंने अल्काइल हैलाइड लिया, ये मैंने अल्काइल हैलाइड, अब मुझे बताइए, ये मैंने एक अल्काइल हैलाइड लिया और यहाँ पर मैंने इसका रिएक्शन करवाया OH के साथ, आपके नेगेटिव चार्ज के साथ। तो मुझे बताइए प्रोडक्ट जो बनेगा वो सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट बनेगा या एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट बनेगा? सब्स्टिट्यूशन होगा तो अलग प्रोडक्ट बनेगा और एलिमिनेशन होगा तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा या एलिमिनेशन रिएक्शन होगा? पहले मुझे इस बात का जवाब दे। मैंने अल्काइल हैलाइड को OH से करवाया तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा? सर पहली बात तो ये है कि आप इसको देख के फैसला नहीं कर सकते जब तक आपको कंडीशंस क्लियर ना हो, एक बात। और अगर आपने फैसला करना ही है तो दोनों रिएक्शंस होंगे, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भी बनेगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी बनेगा। दोनों रिएक्शन एक साथ होते हैं, यही समझाना चाह रहा हूं मैं कि दोनों रिएक्शंस होंगे। अब जरा देखते हैं कौन सा रिएक्शन कब मेजरली होगा, ये हमें कंडीशंस को स्टडी करना है। दिस इज बेसिकली सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शन। तो समझाने की बात क्या है, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों रिएक्शंस होते हैं। लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए एक कंडीशन होना जरूरी है कि एलिमिनेशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त होगा जब बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है। अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछे मेरे पास अल्काइल हैलाइड है CH3Cl, इसका एलिमिनेटेड प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसका एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है? इसका एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है? क्यों एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है? क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड बनता है। डबल बॉन्ड बनने के लिए कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। एलिमिनेशन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। आई रिपीट, क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन करने के लिए डबल बॉन्ड बनता है और डबल बॉन्ड में 2 कार्बन चाहिए, मतलब बीटा कार्बन इसके अंदर नहीं पाया जाता। ये कंडीशन याद होगी। अब आते हैं इनके मुकाबले पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन के। सबसे पहला मुकाबला क्या है? नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। आपका नेचर ऑफ सबस्ट्रेट डिफाइन करेगा कि भाई एलिमिनेशन रिएक्शन होना है या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना है। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट का मतलब सबस्ट्रेट होता है अल्काइल हैलाइड, सबस्ट्रेट होता है आपका अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड इज योर सबस्ट्रेट। तो भाई अगर टर्शरी अल्काइल हैलाइड है तो वो फेवर करता है एलिमिनेशन रिएक्शन को ज्यादा देन सब्स्टिट्यूशन को। अगर आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो इट फेवर्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओवर एलिमिनेशन। ये किसको फेवर करता है? एलिमिनेशन रिएक्शन के मुकाबले में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करता है। आई रिपीट, ये 2 कंडीशन याद रखनी है। टर्शरी अल्काइल हैलाइड फेवर्स एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करेगा क्योंकि टर्शरी अल्काइल हैलाइड में बीटा कार्बन लाजमी होता है। बट प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में ऐसा हो सकता है कि बीटा कार्बन ना हो, तो इसीलिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है इट विल फेवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओवर एलिमिनेशन, जबकि टर्शरी अल्काइल हैलाइड फेवर्स एलिमिनेशंस ओवर सब्स्टिट्यूशन ड्यू टू द बीटा हाइड्रोजन। फिर आता है नेचर ऑफ रिएजेंट, जो आपका अटैक कर रहा है। नेचर ऑफ रिएजेंट क्या कहता है? नेचर ऑफ रिएजेंट कहता है भाई स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होती हैं, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या फेवर करती हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करती हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन हो, हाइड्रोजन को हम किसी तरह हासिल कर लें। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस क्या चाहती है? हाइड्रोजन को हासिल करना। तो स्ट्रॉन्ग बेस चाहती है वो किसी तरह हाइड्रोजन को हासिल कर ले, और हाइड्रोजन हासिल करने से कौन सा रिएक्शन होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। जबकि हाईली पोलराइजेबल और वीक बेस हो, हाईली पोलराइजेबल का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज। हाईली पोलराइजेबल का मतलब क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज। स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज का मतलब है मेरा बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल।
हाईली पोलराइजेबल का मतलब है स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज। स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अगर वीक बेस होगा बट उसका नेगेटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग होगा, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, तो इट विल फॉलो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बस आपने यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है। जी बेटा, न्यूक्लियोफाइल और बेस मैंने सेम कहा है, लेकिन सिर्फ इनकी रिश्तेदारी मिलाने के लिए सेम कहा है। बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जो वीक बेस है, लाइक आयोडाइड आपका वीक बेस है बट ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। नेचर वाइज दोनों सेम है, ये बेस भी है ये न्यूक्लियोफाइल भी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग और वीक का तो फर्क है ना। जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, जो वीक बेस होता है वो भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल होने का ताल्लुक बेस से नहीं है। न्यूक्लियोफाइल होने का ताल्लुक स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस से नहीं है, पहले इस बात को क्लियर कर लें। आई रिपीट, न्यूक्लियोफाइल होने का ताल्लुक, न्यूक्लियोफाइल होने का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस नहीं है। न्यूक्लियोफाइल एंड बेसिस आर सिमिलर, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, बट बहुत सारी जो वीक बेसिस होती हैं दे आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स, उनका नेगेटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, आपने नहीं याद करना, आपने नहीं याद रखना कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कौन स्ट्रॉन्ग बेस है। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर करिकुलम, ये हमारे करिकुलम पार्ट नहीं, बट द मेन पार्ट इज आपको ये याद रखना है नेचर ऑफ रिएजेंट कैसे डिफाइन करेगा कि रिएक्शन एलिमिनेशन होना चाहिए या सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, अगर स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो वो रिएक्शन कौन सा होगा सर? सर वो रिएक्शन होगा एलिमिनेशन। अगर वीक बेस हुआ तो वो रिएक्शन कौन सा होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। बस ये सिंपल याद रखना है, या इसको और आसान तरीके से कर लें। स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो वो रिएक्शन कौन सा होगा? एलिमिनेशन। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हुआ तो वो रिएक्शन कौन सा होगा? सब्स्टिट्यूशन। जी बेटा, बस ग्रिग्नार्ड रीजन का एडिशनल टॉपिक है। नाउ, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट का मतलब टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है वो एलिमिनेशन फेवर करेगी। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बेटा ये भी साथ साथ इसको याद कर लें, इसको मैं इसलिए डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, टाइम लगा के पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको साथ साथ ही याद हो जाइए। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन करेगी, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन करेगी। इस टर्शियरी और प्राइमरी का दिया हुआ, सेकेंडरी का जिक्र नहीं है तो टेंशन मत ले। रिएजेंट का मतलब क्या है सर? रिएजेंट का मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा, स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा वो एलिमिनेशन को फॉलो करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या वीक बेस जो होगा वो सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा। अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं। तो भाई अगर आपका रिएक्शन एक्वस मीडियम में हो रहा होगा विच इज मोर पोलर, जिसमें पोलर चार्जेस ज्यादा होते हैं, अगर आपका रिएक्शन एक्वस मीडियम में हो रहा होगा तो इट विल फॉलो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिंपली। अगर आपका रिएक्शन अगर आपका रिएक्शन अल्कोहलिक मीडियम में हो रहा होगा विच इज लेस पोलर, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलो करेगा। ये इनकी बेसिक डिस्टिंक्शन है कि अगर आप रिएक्शन को अल्कोहलिक मीडियम में कर रहे हैं तो यू आर डूइंग एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर आप रिएक्शन को एक्वस मीडियम में कर रहे हैं तो यू आर डूइंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये इनका बेसिक एक टेस्ट भी है। बेटा ये आयोडाइड और आर एस जो है थायो अल्कोहल, ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स है। थायो अल्कोहल है ये, आर एस का मतलब आर एस इज थायो अल्कोहल। ठीक है, आर एस जो होता है वो थायो अल्कोहल का। और आई और आर एस यहाँ पे यस थायो अल्काइल, ये आर एस और आई यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल्स हैं, दे आर न्यूक्लियोफाइल्स और वीक बेसिस। ठीक है, ये एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है। ऊपर वाले पॉइंट जो है ये ओ OH की बात करें या ओ आर की बात करें, ईथर की बात करें या अमाइंस की बात करें, दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलो करेंगे। नीचे अल्काइल की बात करें, थायो अल्कोहल की बात करें, थायो अल्काइल की बात करें, थायो अल्काइल की बात करें, तो दे आर बेसिकली वीक बेसिस, ये वीक बेस हैं बट दे आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, दैट्स व्हाई दे विल फॉलो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओवर एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के ऊपर ही सब्स्टिट्यूशन फॉलो करें। ठीक है, अच्छा जनाब, इसके बाद आता है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर आप हाई करेंगे, टेम्परेचर आप हाई करेंगे
बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन में तो न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, एलिमिनेशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल नहीं होता मेरा बेटा। ये जो OH है ना, ये OH मेरा बेटा ये न्यूक्लियोफाइल भी है, ये जो OH है ये न्यूक्लियोफाइल भी है और ये बेस भी है। OH जो है ये न्यूक्लियोफाइल भी है, क्योंकि मैंने कहा था ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर बेसिस एंड ऑल बेसिस आर पॉसिबल न्यूक्लियोफाइल, ये बेस भी है। तो इसकी बेस पे तो आप फैसला नहीं कर सकते कि एलिमिनेशन रिएक्शन होगा या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। आप किसी पर्टिकुलर रिएजेंट की बेस पे फैसला नहीं कर सकते। आप फैसला किस बेस पे कर सकते हो? आप फैसला सिर्फ बेस पे कर सकते हो अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अगर वीक बेस है और वीक बेस होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, अगर वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, तो बेटा आपका जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अब लिस्टिंग आपके कोर्स में कोई नहीं दी हुई कि कौन सी वीक बेसिस हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, वो आपसे कोई लिस्टिंग नहीं पूछने जा रहा। ठीक है, यस, एक ही बात होगी। टेम्परेचर की बात करेंगे तो हाई टेम्परेचर देंगे तो इट विल फेवर एलिमिनेशन रिएक्शन। हाई टेम्परेचर देंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करेगा, हाई टेम्परेचर देंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा टॉपिक और आता है, एक छोटी सी चीज और पूछी जाती है, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्जन एंड रिटेंशन इन एस एन रिएक्शंस। एस एन रिएक्शंस जो होते हैं ना, उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है इन्वर्जन का और एक रिटेंशन का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे किताब में सेम बोर्ड में तो नहीं है, लेकिन एमडी कैट में पूछा गया है पहले भी और पूछा जा सकता है। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। देखिए भाई, टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो होता है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड, आई रिपीट, चल जाओ बेटा, टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो होता है ना, वो कुछ इस तरीके से दिखता है, अगर गौर से देखें। CH3, CH3 और CH3, ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड दोनों काम करता है। ये क्या करता है? ये अपने एक एंड से, ये अपने एक एंड से क्या करता है भैया, हेलोजन को निकालता है, अपने एक एंड से हेलोजन को निकालता है, तभी ये कार्बोनियम आयन बनता है। अब जब ये कार्बोनियम आयन बन जाता है ना, तो इस पे जब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है, इस पे जब न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है ताकि ये प्रोडक्ट बना सके। अभी इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, सारी बातें भूल जाइएगा। ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, दिस इज योर टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसने एसएन रिएक्शन किया, एसएन रिएक्शन के अंदर, एसएन रिएक्शन के अंदर ये इसका क्या बन गया, कार्बोनियम है, ये इसका बन गया टर्शरी अल्काइल हैलाइड से, ये बन गया इसका कार्बोनियम आई। अब जब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा ना, तो न्यूक्लियोफाइल के लिए दोनों दरवाजे खुले हैं। न्यूक्लियोफाइल चाहे तो इस कार्बन से अटैच होने के लिए लेफ्ट साइड से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, और न्यूक्लियोफाइल चाहे तो इस कार्बन से अटैच होने के लिए राइट साइड से भी आ सकता है। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ना, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा फाइनल, वो दो किस्म का प्रोडक्ट बनेगा। सर क्या कहना चाह रहे हैं, अभी समझिएगा, इधर देखते रहिएगा। फिलहाल अभी कुछ आपको मैंने जहन में नहीं उतारा, इधर इधर देखते रहे टोटली। देखें, एक आपका प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट ये होगा, एक आपका प्रोडक्ट बनने का कॉन्सेप्ट ये होगा कि भाई न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड पे लगा हुआ है, देन कार्बन, इसके ऊपर एक CH3, इसके ऊपर एक CH3, और इसके ऊपर एक और CH3। और एक कॉन्सेप्ट क्या होगा, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, इसके ऊपर CH3, इसके नीचे CH3, और यहाँ पर क्या लग गया आपका, न्यूक्लियोफाइल आकर लग गया। यहाँ पर क्या लग गया आपका, न्यूक्लियोफाइल आके लग गया। ठीक है, हाँ वो किताबें ले लो और मुझे कैसे
अब यहाँ पर दो स्टेप में रिएक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर दो काम होंगे। क्या काम होगा भैया? देखो, ओरिजिनल अल्काइल हैलाइड मेरा कैसा था? ओरिजिनल अल्काइल हैलाइड मेरा था सर ऐसा, CH3 कार्बन, CH3 CH3 और यहाँ पे हेलोजन। ठीक है, ये ओरिजिनल अल्काइल हैलाइड था मेरे पास, ये ओरिजिनल अल्काइल हैलाइड था। सही है। अब जब इससे प्रोडक्ट बना ना, तो प्रोडक्ट बनते हुए जो आपका न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप आया वो लेफ्ट साइड पर भी आ गया, तो राइट साइड पर भी आ गया। जब लेफ्ट साइड पे न्यूक्लियोफाइल ग्रुप आएगा, दिस इज कॉल्ड एज पलटना, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है ना पलटना, कि भाई हेलोजिन एक तरफ से निकला बट न्यूक्लियोफाइल दूसरी तरफ से आ गया, दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्जन। रिटेंशन का मतलब क्या है भाई? जिस दरवाजे से हेलोजन निकला उसी दरवाजे से न्यूक्लियोफाइल आया, दिस इज कॉल्ड एज रिटेंशन। ये कहलाती है रिटेंशन, कि भाई राइट साइड पे आपका हेलोजन लगा हुआ था और न्यूक्लियोफाइल भी राइट साइड पर ही आया, दिस इज कॉल्ड एज रिटेंशन। तो SN1 के अंदर, SN1 के अंदर जो होता है जिसमें कार्बोनियम आइन बनता है, उसमें 50% इन्वर्जन होती है, 50% इन्वर्जन होती है और 50% रिटेंशन होती है। SN1 में 50% इन्वर्जन होती है और 50% रिटेंशन होती है। और ऐसा कोई प्रोडक्ट बने जिसमें 50% इन्वर्जन हुई और 50% रिटेंशन हो, उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेसिमाइजेशन। इसको हम कहते हैं रेसिमाइजेशन। तो रेसिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? ऐसा प्रोडक्ट बने जिसमें 50% इन्वर्जन हो और 50% क्या हो, रिटेंशन हो। बट SN2 मैकेनिज्म में अगर आप देखेंगे तो SN2 मैकेनिज्म में बड़ा क्लियरली ट्रांसपेरेंट मौजूद है कि SN2 मैकेनिज्म में एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल जा रहा है और दूसरी तरफ से एक तरफ से हेलोजन ग्रुप जा रहा है, एक तरफ से हेलोजन ग्रुप जा रहा है, दूसरी तरफ से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से नहीं आ सकता, एक ही साइड से आ सकता है। कार्बोनियम आयन के केस में न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से अटैक कर सकता है क्योंकि इसको रोकने वाला बंदा नहीं है। बट बट इन इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में एक तरफ ऑलरेडी हेलोजन एटम है जो कि निकल रहा है, जो कि निकल रहा है, तो दूसरी तरफ से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। तो यहां पर जब प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर मेरा बेटा जब प्रोडक्ट बनेगा, बेटा हेलोजन बनने के बाद की शक्ल है मेरा बेटा, वो हेलोजन बनने के बाद की शक्ल है। ये स्टार्ट तो यहीं से होता है ना। मैंने हेलोजन नहीं बनाया तो क्या मतलब आप लोग बिल्कुल ही लकीर के फकीर हो जाएंगे? ये हेलोजन होता है, ये आपका टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, ये हेलोजन बनने के बाद की शक्ल है कि हेलोजन निकल गया। ठीक है, तो अब यहां पर जब प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट इसी तरीके से बनेगा कि न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड पे होगा, देन कार्बन CH2 और देन CH3। तो यहाँ पे 100% जो होगी वो इन्वर्जन होगी, 100% इन्वर्जन होगी कि सीधे हाथ से न्यूक्लियोफाइल निकला, सीधे हाथ से हैलाइड आयन निकला और उल्टे हाथ से क्या आ गई, 100% इन्वर्जन होगी। तो SN1 जो होता है ना, ये MCQ में लाजमी आता है कि भाई कौन सा रिएक्शन रेसिमिक मिक्सचर होता है, SN1 SN2 दोनों या कोई नहीं। तो रेसिमिक मिक्सचर का मतलब होता है जिसमें 50% इन्वर्टेड प्रोडक्ट्स हो, 50% रिटेंटेड प्रोडक्ट हो। तो SN1 में 50% इन्वर्जन होती है, 50% रिटेंशन होती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज रेसिमिक मिक्सचर, और इनके प्रोसेस को हम रेसिमाइजेशन कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द अल्काइल हैलाइड्स। ये अल्काइल हैलाइड्स का टॉपिक है, इसका लेक्चर रिकॉर्डिंग और इसकी जो PDF और प्रैक्टिस क्वेश्चन है मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। कल सुबह की क्लास में इंशाल्लाह वी विल टारगेट टू कवर अप अल्कोहल्स फिनोल्स। इंशाल्लाह हम टारगेट कर रहे हैं कि उसको हम कंप्लीट कर सके, अल्कोहल फिनोल साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड भी हम साथ में कोशिश करेंगे कि उसको कंप्लीट कर सके। ठीक है, और इंशाल्लाह परसों सुबह की क्लास में जो रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे वो कंप्लीट करेंगे।
अगर एक आधी क्लास मज़ीद चाहिए हो तो हम उसको रख लेंगे, नहीं तो हम कोशिश करेंगे परसों की क्लास से हमारा कोर्स इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वाइंड अप हो जाए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह फिर अगली क्लास में आपसे कल की क्लास में सुबह मुलाकात होती है। गिरिग्नाट रिएजन हमारा पार्ट नहीं है, गिरिग्नाट रिएजन के जो रिएक्शन थे वो मैंने अल्केन की प्रिपरेशन में करवा दिए हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में।